Hi everyone, this is Rajesh Kumar and you are watching Syllabus Wise. First of all, अगर सोल्यूशन चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है तो आज के जो 20 एमसीक्यू है ना, जो कि हर साल कोई ना कोई एग्जाम में आ जाता है 100%, चाहे वो पीटी एग्जाम हो, डब्ल्यूटी मैंने वीकली टेस्ट हो या पीरियोडिक टेस्ट या तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम या बोर्ड एग्जाम, हर जगह पे ये क्वेश्चन आने वाले हैं ही है। तो आज एक टेस्ट लेते हैं। टोटल 20 एमसीक्यू मेरे पास है, आप कितना सही कर पाते हो वो देखते हैं। हाँ, बट इंपॉर्टेंट ये है, जो 5 to 15 या 16 क्वेश्चन जो है ना, दैट इज टू मच इंपॉर्टेंट, यू कांट स्किप दिस, प्रॉमिस। चलो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यू क्या है, ठीक है। पहला हो गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म एन आइडियल सोल्यूशन। ये देखो, आइडियल सोल्यूशन कौन हो सकता है, एंड उनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, ना तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा ना तो कोई बॉन्ड टूटेगा। तो ए इंटरेक्शन एंड बी इंटरेक्शन नहीं है, ठीक है। तो वी कैन से यहाँ पे इथेनॉल और वाटर डेफिनेटली दे हैव ए, इथेनॉल अगर देखें C2H5OH एंड वाटर दे ऑल्सो हैव हाइड्रोजन बॉन्ड। नाइट्रिक एसिड नेगेटिव डिविजन दिखाते हैं। क्लोरोफॉर्म एसीटोन नो, वी कैन से बेंजीन एंड टोलुइन, यस दिस कैन बी करेक्ट। व्हाई? बिकॉज बेंजीन जो है दैट्स ए प्योर हाइड्रोकार्बन एंड टोलुइन जो है ये भी प्योर हाइड्रोकार्बन, उनके बीच में कोई पोलैरिटी नहीं है। तो ये दोनों कभी भी हाइड्रोजन बॉन्ड ना तो बनाएंगे ना तो ब्रेक करेंगे। तो हम जैसे C6H6 ये हो गया C7H8, तो ये दोनों की वजह से हम यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये हो गया C7H8, तो ये दोनों प्योरली हाइड्रोकार्बन है एंड इट विल ओबे राउल्ट्स लॉ कंप्लीटली। तो इसके जैसा और क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है जो कि आइडियल सोल्यूशन दिखाएंगे? वी कैन से एन हेक्सेन, एन हेक्सेन हो सकता है एंड एन पेंटेन या एन ब्यूटेन या एन हेप्टेन, जो टोटल एक सिमिलर होमोलोगस सीरीज में आता है, ठीक है, या एक सिमिलर फैमिली मेंबर में आता है। तो दे आर नॉट एबल टू फॉर्म एनी बॉन्ड। एग्जाम्पल और एक भी है, जैसे यू कैन से ब्रोमोपेंटेन, ठीक है, क्लोरोब्यूटेन। फैमिली क्या है, हेलोजन फैमिली के साथ एक हाइड्रोकार्बन लग गया, तो वो दोनों फैमिली कभी बॉन्ड नहीं बनाएंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्ड होने के लिए आपको पता है क्या क्या एलिमेंट की जरूरत है, हैविंग फन। हैविंग फन बने, नॉट डूइंग फन। यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ अगर फ्लोरीन है या ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन, ये तीनों एलिमेंट अगर है कोई भी मॉलिक्यूल में, जैसे अमोनिया, जैसे तुम्हारा HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड, ऑल दीज मॉलिक्यूल्स कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर किसी मॉलिक्यूल में ऐसे तीनों एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, देन इट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो वहां पे राउल्ट्स लॉ में एक डेविएशन आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो ये एक ट्रिक था डिटेक्ट करने के लिए, वेदर दीज आर फॉलोइंग राउल्ट्स लॉ और शोइंग नेगेटिव डेविएशन और शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2। देखो पहला क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंस से बताया क्योंकि कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स सी व्हाट आर द क्वेश्चंस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ। ओके, तो अभी तो हमने देखा कौन राउल्ट्स लॉ फॉलो किया, अभी देखेंगे कि कौन सा डेविएशन, वेदर इट इज पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। तो पहला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन माने अगर आप सॉल्वेंट के ऊपर कुछ सोल्यूट, ऐसे सोल्यूट ऐड किए जो कि सॉल्वेंट का जो हाइड्रोजन बॉन्ड था, ओके, उनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड था उसको तोड़ दिया। तोड़ देने से क्या होगा, जो पहले से बढ़िया अटैचमेंट में थे, उनके बीच में क्लोज इंटरेक्शन था, सोल्यूट जाने के बाद क्या हो गया, वो इंटरेक्शन को तोड़ दिया, अलग कर दिया, पूरा कबाब में हड्डी बन गया वो। तो ये धीरे धीरे क्या करेंगे, जब इंटरेक्शन नहीं होगा तो थोड़ा सा डिस्टेंस हो जाएगा अपने आप से, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो इजीली दे कैन बी बॉइल्ड, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और ज्यादा से ज्यादा वेपर बनेगा। तो इसीलिए जो पहले से वेपर प्रेशर मिल रहा था अभी ज्यादा वेपर प्रेशर मिलेगा। सो अब सब कुछ पॉजिटिव में आएगा। जो ग्राफ आपको याद होगा, जो ग्राफ है ना, वो ग्राफ नॉर्मल डिविएशन से ऊपर जाएगा, तो दैट विल बी कॉल्ड एज पॉजिटिव डिविएशन। इसमें से डेल वी जो है वॉल्यूम मिक्स, जो मिक्स होता है वॉल्यूम दोनों मिक्स होने के बाद वो भी पॉजिटिव हो जाता है, माने बढ़ जाता है। एंड इवन डेल एच मिक्स, जो एंथैल्पी भी जो है ना, दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव। पॉजिटिव एंथैल्पी माने एनर्जी अब्जॉर्ब होता है, क्योंकि बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होगा। तो यहाँ पे डेल एच मिक्स भी पॉजिटिव, ठीक है, ये याद रखो, और डेल भी मिक्स भी पॉजिटिव। पॉजिटिव डेविएशन में दोनों पॉजिटिव, क्लियर। तो अभी देखते हैं भाई एग्जाम्पल, हम तो हमने बहुत ज्ञान दे दिया है यहाँ पे। एग्जाम्पल देखते हैं इनमें से कौन है जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है। तो पहले तो देख लो, इथेनॉल एंड क्लोरोफॉर्म स्टार्टिंग में ही है। इथेनॉल माने तुम्हारा अल्कोहल हो गया, C2H5OH, इनके बीच में अगर क्लोरोफॉर्म ऐड करोगे CHCl3, हाँ, CHCl3, ये क्या करेगा ना, इसमें जो भी हाइड्रोजन बॉन्ड होगा इथेनॉल में, ठीक है, वो सबको तोड़ देगा जाके। अगर इथेनॉल का हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ दिया तो आराम से एवापोरेट होंगे।
तो ये ए इज द राइट आंसर। ऐसे बी भी तो तुम्हारा आइडियल सोल्यूशन होगा। सी सो पॉजिटिव डेविएशन, सॉरी नेगेटिव डेविएशन, सॉरी सी shows negative deviation, D benzene and toluene I discussed just now, that is ideal solution। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग shows नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्स लॉ। तो अभी बताओ, क्लोरोफॉर्म एसीटोन हमने अभी अभी देखा, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन ये क्या होगा? ये तो हो जाएगा तुम्हारा, बताओ खुद बताओ। अभी तो बताया नेगेटिव डिवीजन, क्योंकि नेगेटिव डिवीजन क्यों? क्योंकि उनके बीच में एसीटोन जो है दैट इज CH3 C11O एंड CH3, ये और जो क्लोरोफॉर्म है CHCl3, ये दोनों के बीच में बढ़िया सा हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। तो इसीलिए उनके बीच में क्या हो गया, इंटरेक्शन स्ट्रांग हो गया। तो यहाँ पे AA इंटरेक्शन एंड BB इंटरेक्शन इज ग्रेटर देन, सॉरी इज ग्रेटर देन AB इंटरेक्शन। ठीक है, AA इंटरेक्शन इज ग्रेटर देन AB इंटरेक्शन। पहले क्या था, जो पॉजिटिव डेविएशन में AA इंटरेक्शन एंड BB इंटरेक्शन जो है दैट वाज लेस देन AB इंटरेक्शन। ठीक है, अभी यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, दैट इज ग्रेटर इंटरेक्शन मीन्स स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्डिंग, डिफिकल्ट टू एवापोरेट। तो जो भी बॉइलिंग पॉइंट था या वेपर प्रेशर था वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, और ये दिखाता है कौन, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। चलो बेंजीन इथेनॉल, तो ये दोनों पॉजिटिव डिविजन दिखाएंगे, बेंजीन इथेनॉल, क्योंकि बेंजीन इज प्योरली हाइड्रोकार्बन, इथेनॉल इज पोलर सॉल्वेंट, तो यहाँ पे इंटरेक्शन नहीं होगा, रैदर बॉन्ड टूट जाएगा, तो ये पॉजिटिव डिविजन दिखाएंगे। बेंजीन कार्बन अभी हमने डिस्कस किया था, ये आइडियल होगा। बेंजीन एंड टोलुइन ये आइडियल होगा। चलो ठीक है, 3 नंबर आंसर हो गया ए। Let's come to question number 4. Colligative property of dilute solution depend upon whom? Yeah, colligative property means the property which depend upon number of solute particle। तो यहाँ पे भाई नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल है कहाँ? नेचर ऑफ सोल्यूट के ऊपर नहीं, नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर नहीं, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल के ऊपर। तो ये दोनों कैंसिल आउट, ये हो गया सही आंसर। नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल तो होता ही नहीं है, छोड़ दो। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज डन। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने क्या बोला था, क्वेश्चन 5 से 16-17 तक आपको बढ़िया बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, जो कि ज्यादा चांस है आने का। 100% श्योर बोलता हूँ, आपको कहीं ना कहीं कोई भी प्रीवियस क्वेश्चन देख लो, एग्जाम देख लो, आएगा ही आएगा, मैं बता रहा हूँ, मतलब आप श्योर होके देख लो। चलो, at 25 डिग्री सेंटीग्रेड द हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर इज एग्जिबिटेड बाय 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ। मैंने यहाँ पे सबका कंसेंट्रेशन हो गया 0.1 मोलर। ठीक है, ये डी का ऑप्शन इधर आ गया है MgSO4। तो सबका कंसेंट्रेशन 0.1 मोलर, तो कंसेंट्रेशन सेम है। यहाँ पे क्या देखना पड़ेगा भाई, बार बार क्वेश्चन आता है ये, यहाँ पे जनरली आपको नंबर ऑफ आयन दिखना पड़ेगा, नंबर ऑफ आयन। तो कौन सा मॉलिक्यूल में ज़्यादा आयन बनता है, यहाँ पे फैक्टर होता है वेंट ऑफ फैक्टर और आई। याद आया कुछ? वेंट ऑफ फैक्टर, भाई वेंट ऑफ फैक्टर इंपॉर्टेंट। आपको कोई भी एग्जाम में वेंट ऑफ फैक्टर का क्वेश्चन ना मिले ऐसा मत बोल देना भाई, मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा। 100% वेंट ऑफ फैक्टर के ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो वेंट ऑफ फैक्टर का देख लो, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड में टोटल आयन कितना होगा, कैल्शियम +2 एंड 2Cl-। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 3 आयन्स, 3 आयन्स। पोटेशियम क्लोराइड को तोड़ेंगे तो K+ एंड Cl-, माने आपको मिलेंगे टोटल 2 आयन्स। NaCl में भी वही Na+ एंड Cl-, तो यहाँ पे भी आपको 2 आयन्स मिलेंगे। और मैग्नीशियम सल्फेट ये अगर टूटेगा तो क्या देगा आपको, मैग्नीशियम 2+ एंड SO4-2, माने ये भी आपको मैक्स टू मैक्स 2 आयन ही देंगे। तो एक ही है कैल्शियम क्लोराइड जो कि आपको नंबर ऑफ आयन इक्वल टू 3, तो यहाँ पे आई वैल्यू हो जाएगा 3। तो वेंट ऑफ फैक्टर 3 होगा, माने ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज़्यादा होगा, बिकॉज ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड दैट डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। तो यहाँ पे आंसर हो गया ए, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, कुछ डाउट है तो इमीडिएटली आप मुझे पूछ लेना, कैसे, कमेंट में देख लो, मैं फिर ओके। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे क्या है, ऑन डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर एट रूम टेम्परेचर सोल्यूशन फील cool to touch, under which of the following cases dissolution of sugar will be most rapid? इजी है बट थोड़ा ट्रिकी है। शुगर क्रिस्टल्स इन कोल्ड वाटर, नो। शुगर क्रिस्टल्स इन हॉट वाटर, हाँ ये थोड़ा लॉजिकल है, क्योंकि शुगर क्रिस्टल हॉट वाटर में ज़्यादा जल्दी डिजल्व हो सकता है। बट क्वेश्चन ये है कि पाउडर शुगर इन कोल्ड वाटर एंड पाउडर शुगर इन हॉट वाटर। भाई पानी गर्म होते ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, तो एनर्जी ज़्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी माने डिसोल्यूशन विल बी मूव फास्टर, एंड दैट टू पाउडर शुगर। पाउडर शुगर माने ये सरफेस एरिया कम हो गया तो जल्दी डिजल्व होगा, तो आंसर होगा इसमें डी। ठीक है,
Let's come to question number 7. Low concentration of oxygen in blood and tissues of people living at high altitude is due to what? जितना आप हायर अल्टीट्यूड में जाओगे उतना परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन डिसोसिएशन विल बी डिसोल्यूशन विल बी वेरी लेस. जितना ऊपर जाओगे ऑक्सीजन का प्रेजेंस आपको धीरे धीरे कम हो जाएगा ड्यू टू हेनरीज लॉ, है ना. आपको पता होगा हेनरीज लॉ मीन्स at higher is the osmotic pressure, higher is the partial pressure, higher is the solubility. But at higher altitude पार्शियल प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है. आपको पता है धीरे धीरे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो ऑक्सीजन का जो सोल्यूबिलिटी होगा वो भी कम हो जाएगा. तो आप जब ब्रीदिंग करेंगे या रेस्पिरेशन प्रोसेस में ऑक्सीजन डीजल ब्लड में भी कम होगा. तो ये ऐसा क्यों है आपको पता कर दिया. लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वेरी सिंपल ना. इसको एनोक्सिया भी बोलते हैं, याद रखना. व्हाट इज एनोक्सिया, ये रिलेटेड इसी क्वेश्चन में आएगा. ठीक है, 1 मार्क का क्वेश्चन में आ जाता है. व्हाट इज एनोक्सिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 8. हाँ, मैं बोला था ना भाई सब कुछ इंपॉर्टेंट आ रहा है. कंसिडरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ब्रेकिंग एंड स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, प्रेडिक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर विल शो पॉजिटिव डेविएशन एंड आल्सो. अगेन पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन. आप बता सकते खुद, इतना क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं. खाली पॉजिटिव डेविएशन कौन दिखाता है, सिंपल सा आंसर है, बता दो. अल्कोहल एंड एसीटोन, सिंपल ए, ये राइट आंसर है. क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, अरे क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन नहीं होगा, अभी अभी बताया था नेगेटिव डिवीजन. नाइट्रिक एसिड वाटर, ये नेगेटिव डिवीजन, क्योंकि नाइट्रिक एसिड होता है HNO3 एंड वाटर H2, दे ऑल विल फॉर्म ए ब्यूटीफुल हाइड्रोजन बॉन्ड, बढ़िया बॉन्ड बनाता है भाई. ये तो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव डिवीजन. फिनॉल एंड एनिलीन, दे ऑल्सो शो नेगेटिव डिवीजन. देखो नेगेटिव डिवीजन के याद रख लो, एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, ये याद रखो, आगे आगे क्वेश्चन भी आ जाएगा. तो बोलना मत कि मैंने इतने सारे एग्जाम्पल बोला नहीं था. ठीक है, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 9. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट. इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इसको नोट डाउन करना चाहिए. हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा. बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इट्स ए द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट. इनमें से किसका ज्यादा होगा, कंसेंट्रेशन देख लो सबका बराबर 1 मोलर. तो यहाँ पे कौन सा फैक्टर काम देगा भाई, आई वैल्यू, वेंटर फैक्टर. जिसमें वेंटर फैक्टर ज़्यादा होगा दैट विल बी हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट, हायर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और हायर नंबर ऑफ पार्टिकल्स. NaOH में कितना पार्टिकल होगा, Na प्लस OH माइनस. दिख ये हो गया ऑलरेडी, हमने ऐसा क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं तो आराम से हो जाएगा. यहाँ पे 2 आयन्स मिलेंगे तब मैंने आई वैल्यू इक्वल टू 2. यहाँ पे Na2SO4 आपको पता होना चाहिए, Na2SO4 माने यहाँ पे 2Na प्लस और SO4 माइनस 2, तब मैंने ये मिल जाएगा 3 आयन्स, तब मैंने आई वैल्यू हो गया 3. यहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट, सिंपल अमोनियम प्लस एंड NO3 माइनस, तो ये 2 ही आयन मिलेंगे तो यहाँ पे आई वैल्यू 2. पोटेशियम नाइट्रेट, यहाँ पे भी पोटेशियम प्लस एंड NO3 माइनस, तब मैंने यहाँ पे भी आई वैल्यू 2. तो यहाँ पे आई वैल्यू 2 मिला, यहाँ पे आई वैल्यू 2 मिला, यहाँ पे भी आई वैल्यू 2 मिला, एक ही. हाँ, यहाँ पे आई वैल्यू 3 मिला, यहाँ पे आई वैल्यू 2. तो दिस इज द आंसर. 9B इज द करेक्ट आंसर. होप यू अंडरस्टैंड. Come to question number 10. The unit of ebullioscopy constant. Simple. Ebullioscopy constant means that is, del TF is equal to del TB is equal to KBM. याद आया फॉर्मूला. हाँ, del KB और M माने मोलालिटी, that is weight of solute by molecular mass of solute into 1000 by weight of solvent. weight of solvent WA लेते हैं. ये I hope you know the formula. तो यहाँ पे जो Kv है दैट इज कॉल्ड मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट और इवोल्यूस्कोपी कांस्टेंट. ठीक है, तो ये कभी कभी डेफिनेशन भी पूछता है, आर डू मीन बाय मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट और इवोल्यूस्कोपी कांस्टेंट. तो सिंपल बताना, व्हेनेवर मोलालिटी इक्वल टू 1, व्हेनेवर मोलालिटी इक्वल टू 1 तो डेल टीबी इक्वल टू कॉल्ड केवी. तार एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट और इवोल्यूस्कोपी कांस्टेंट whenever molality is 1 और यूनिट. तो ये था डेफिनेशन. इनमें से यूनिट कौन सा है बता दो. पहला है, देखो यूनिट कैसे डिफाइन करोगे आप. तो Kb इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर डेल टी एफ इज इक्वल टू KBM तो Kb इज इक्वल टू डेल टी एफ बाई एम, सिंपल. ठीक है, तो मोलालिटी क्या होता है जनरली, मोल्स पर केजी, और मोल्स पर लीटर तो नहीं होगा, मोल्स पर केजी. तो यहाँ पे मोल्स पर केजी है जाएगा ऊपर, माने मोल इनवर्स केजी, और डेल टी एफ तो तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट है, सिंपल केल्विन. तो केल्विन मोल इनवर्स केजी कहाँ है, केल्विन मोल इनवर्स केजी यहाँ पे. एक समझ नहीं आया शायद, और एक बार मैं जस्ट ट्राई मार लेता हूँ. अगर समझ नहीं आया तो, क्योंकि
समझना जरूरी है, यहाँ पे तुम कुछ भी करो भाई, समझना जरूरी है। एक बार दिखा लेता हूँ आपको। जैसे पता है डेल टी वी इज इक्वल टू के बी एम, तो के बी हो गया तुम्हारा डेल टी एफ बाई मोलालिटी। तो डेल टी एफ क्या है? चेंज इन टेम्परेचर, तो दैट वी कैन कंसिडर एज ए केल्विन डिवाइड बाई मोलालिटी क्या है? मोल्स पर केजी, पर केजी माने केजी इनवर्स। अगर उसको ऊपर ले जाएं, देखो अगर ये ऊपर चला जाएगा और ये दोनों ऊपर चले जाएंगे तो केल्विन, ये मोल इनवर्स हो जाएगा, और केजी इनवर्स था वो केजी ही रहेगा। तो केल्विन मोल इनवर्स केजी, ये कहाँ है? कहाँ है भाई? यहीं पे है, ठीक है। और यू कैन से सिंपली यहाँ पे मोलालिटी को डायरेक्ट इन्वर्स कर दिया, ठीक है, वो भी ठीक है, क्योंकि मोलालिटी क्या होता है? सिंपल स्मॉल एम, तो ये चला जाएगा तो केल्विन इंटू मोलालिटी इनवर्स, बाकी सेम ही है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। सेम यूनिट फॉर मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट सेम ही होगा, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। तो in comparison to 0, let's come to question number 11. In comparison to 0.01 molar solution of glucose, the difference in freezing point of 0.01 molar मैग्नीशियम क्लोराइड कितना होगा? आपको पता है जैसे ग्लूकोज है, अब सोचो थोड़ा, अगर कंपेयर करेंगे ग्लूकोज का डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट और मैग्नीशियम क्लोराइड का फ्रीजिंग पॉइंट, तो क्या होगा? कम होगा, ज़्यादा होगा, क्या होगा? देखो जो ग्लूकोज है ना भाई, ये है एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट। कौन कौन ऐसे नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं? ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट माने दे डू नॉट प्रोड्यूस आयंस इन द सोल्यूशन स्टेट और इन द सॉल्वेंट। तो ये जितना आप ग्लूकोज पार्टिकल डालोगे उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ही मिलेगा, माने उतना नंबर ऑफ पार्टिकल ही मिलेंगे, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इसके जैसा और कौन कौन है? जैसे हमने बोला शुगर है तुम्हारा, यूरिया इज ऑल्सो नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इवन ऑल द स्टार्च ऑल आर द नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। ये पूरा एग्जाम्पल याद रख लो, बिकॉज ऐसा गारंटी नहीं है कि आपको ग्लूकोज ही पूछेगा, उसकी जगह यूरिया भी दे सकता है, स्टार्च भी दे सकता है, ग्लूकोज, सुक्रोज, एनीथिंग कैन बी आस्क्ड, राइट। तो यहाँ पे ग्लूकोज और मैग्नीशियम क्लोराइड में क्या होगा? यहाँ पे आई वैल्यू हो गया 1। देखो ग्लूकोज का आई वैल्यू हो गया 1, ओके। 1 क्यों? बिकॉज आई क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर आफ्टर डिसोसिएशन में बिफोर, तो आफ्टर में भी ये 1 पार्टिकल है, बिफोर में भी 1 पार्टिकल, तो ये टोटल 1/1 इक्वल टू 1। बट व्हाट अबाउट मैग्नीशियम क्लोराइड? जैसे मैंने बोला था मैग्नीशियम क्लोराइड जो है, इट इज नंबर ऑफ पार्टिकल, यहाँ पे क्या होगा? एक मैग्नीशियम प्लस 2 और 2 नंबर ऑफ क्लोरीन आयन, तो ये 2 + 1, तो ये 1 पार्टिकल, ये 2 पार्टिकल, तो टोटल 3 पार्टिकल हो गया, तब मैंने आई वैल्यू हो गया 3। आप सोच रहे होंगे आई वैल्यू 3 कैसे होता है? एक्चुअली आई क्या होता है ना, फॉर्मूला में दिखाऊंगा, नंबर ऑफ पार्टिकल ओके आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन बाय नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। जैसे मैंने बताया MgCl2, भाई ये पहले से तो एक मॉलिक्यूल था, ठीक है, बिफोर डिसोसिएशन, जब पानी में डिजोल्व नहीं किए थे, उससे पहले ये 1 था। पानी में डिजोल्व करने के बाद ये 3 आयन में कन्वर्ट हो गया, तो इसलिए 3/1 इक्वल टू 3, तो इसलिए आई वैल्यू यहाँ पे होता है 3। ये याद रखना, ठीक है। कुछ भी डाउट है मैसेज बॉक्स में लिखो। तो यहाँ पे ये 3 टाइम्स हो गया, सिंपल सा आंसर। इट विल बी, पूरा क्लियरली देखें तो आंसर यहाँ पे कहाँ है? देखिए ये है यहाँ पे, सी, ऑप्शन सी। तो दिस इज द राइट आंसर। तो ग्लूकोज का डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट से मैग्नीशियम का फ्रीजिंग पॉइंट जो है 3 गुना ज़्यादा होगा, माने 3 टाइम्स लेस हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो कम टू क्वेश्चन नंबर 12। देखो टाइम थोड़ा लग रहा है बट डोंट बी वरी, बिकॉज 20 क्वेश्चन आपको ऐसे में डिस्कस कर देता हूँ कि क्वेश्चन कुछ भी आए, घुमा फिरा के आएगा ना, तो भी तुम सॉल्व कर सकते हो। लेट्स वैल्यू ऑफ एंटी फैक्टर लाइक पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट रिस्पेक्टिवली आर सिंपल। मैंने बताया आपको आई वैल्यू, पोटेशियम क्लोराइड का 2 होगा, NaCl का 2 होगा, एंड पोटेशियम सल्फेट दैट विल बी 3। तो 2 to 3 कहाँ है? बी में है, सिंपल आंसर, कुछ देखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट। सिंपल भाई, हेनरी कांस्टेंट जो है जनरली केएच हम बोलते हैं इसको, P इज इक्वल टू KH(x) और पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट इंटू मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे तुम बोल सकते हो हेनरी कांस्टेंट किसके ऊपर जनरली डिपेंड करेगा? तुम्हारा इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, सिंपल सा है, बट डिक्रीज नहीं होता ये, क्योंकि वैल्यू ऑफ जो ये ना नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, नेचर का, सॉल्वेंट का नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, कौन? केएच। तो इफ यू इंक्रीज तो इंक्रीज, इफ यू डिक्रीज, नहीं डिक्रीज तो नहीं होगा, रिमेन्स कांस्टेंट वो भी नहीं है, फास्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, ऐसा नहीं है।
ये कुछ कुछ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो ये पॉइंट है ना यहाँ पे लिखा गया है, थोड़ा मार्जिन का प्रॉब्लम है इसीलिए ऐसा हो गया। तो बेसिकली आंसर इसका है 13 का ए, इट विल इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। डिक्रीज तो नहीं होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो केएच वैल्यू भी बढ़ेगा क्योंकि सॉल्युबिलिटी कम होता है, याद रखना। ऐसा क्यों हुआ, पी एच इज इक्वल टू के एच, एक सामने बोला ना, तो कितना मोल फ्रैक्शन डिजोल्व होगा वो पार्शियल प्रेशर के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। अगर तुम टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो क्या होगा, जनरली पार्शियल मैंने जो सॉल्यूबल जो गैस होंगे पार्टिकल्स वो टेम्परेचर बढ़ाने से एवापोरेट हो जाएंगे ना, वो सॉल्यूबल थोड़ी ना होंगे, हाँ कि नहीं। तो के एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल एंड एक्स वैल्यू जो सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, याद रखना। और के एच वैल्यू जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड के एच एंड सॉल्युबिलिटी दे आर इनवर्स टू ईच अदर, सिंपल। कम टू क्वेश्चन नंबर 14, द वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट अगेन, बताओ वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट के एच इज, ये थोड़ा देख लो, आप खुद ही देख लो, जैसे मैंने अभी समझाया, ग्रेटर फॉर गैसेस विथ हायर सॉल्युबिलिटी, हायर सॉल्युबिलिटी नहीं होगा, हेनरी कांस्टेंट ग्रेटर होगा व्हेनेवर लोअर सॉल्युबिलिटी। और सी बताओ कांस्टेंट फॉर ऑल गैसेस, ये तो कांस्टेंट फॉर ऑल गैस तो है ही नहीं, नॉट रिलेटेड टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, भाई रिलेटेड तो है ही, तो ये होगा हेनरी कांस्टेंट इज ग्रेटर फॉर गैसेस विथ लो सॉल्युबिलिटी। अब भी मैंने बताया जब सॉल्युबिलिटी कम होता है केएच वैल्यू ज़्यादा होता है, सिंपल, because it is directly proportional to temperature. Now coming to isotonic solution must have the same osmotic pressure, simple। हाँ, अरे भाई osmotic pressure तो दिया नहीं यार, 15 नंबर क्वेश्चन में बोला था ना, देखो isotonic solution must have the same, बेसिकली सेम osmotic pressure होना चाहिए, बट सेम osmotic pressure कैसे होगा, दोनों का आयन सेम होने से या डेंसिटी सेम होने से, ना कंसेंट्रेशन सेम होने से, ना सॉल्वेंट सेम होने से, बताओ। सिंपल सा भाई, क्योंकि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करेगा, और पार्टिकल किसके ऊपर डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, बस काम खत्म। डेंसिटी वेंसिटी सॉल्वेंट वॉल्वेंट कुछ नहीं है। और ये डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट वो भी तो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, उसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज होगा, ऐसा नहीं है। तो ओनली द थिंग इज ऑप्शन सी। Let's go to question number 16. Which of the following binary mixture will have same composition in liquid and vapor phase? Oh, same composition in liquid and vapor phase. कौन सा याद आया सबको, वेपर फेज में सिमिलर कंपोजिशन होगा किसका, एजियोट्रॉफ, याद आया एजियोट्रॉफ, द बाइनरी मिक्सचर विच बॉइल्स एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। मैंने ऐसा लगता है कि एक प्योर लिक्विड ही बॉयल हो रहा है बट उसके अंदर सोल्यूट सॉल्वेंट दोनों ही होते हैं वेपर फेज में। तो ये वही सोल्यूशन दिखा पाएंगे जो कि डिवीजन दिखाते हैं फ्रॉम राउल्स लॉ, नहीं तो नहीं दिखाएंगे। तो राउल्स लॉ से जो कौन डिवीजन दिखाएगा, ए बेंजीन एंड टोलुइन, ये तो आइडियल सोल्यूशन है तो नहीं होगा। वाटर नाइट्रिक एसिड, दिस शोज नेगेटिव डिविएशन। वाटर एंड इथेनॉल, इथेनॉल ये पॉजिटिव डिविएशन दिखाता है। एनहेक्सेन एंड एनहेप्टेन, ठीक है, एनहेक्सेन एंड एनहेप्टेन ये भी आइडियल है। तो आइडियल सोल्यूशन तो कभी आपको क्या नहीं दिखाएंगे, एजियोट्रॉप बनाएंगे ही नहीं, ठीक है, तो नो एजियोट्रॉप। तो दोनों यहाँ से बचा, एक ये मल्टी आंसर हो गया मेरे हिसाब से, क्योंकि यू कैन आंसर आज पॉजिटिव नेगेटिव डिविएशन जो है ना, ये दोनों आपको एजियोट्रॉप बना के दिखा सकते हैं। जैसे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और नेगेटिव डेविएशन हो जाएगा क्या, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, और पॉजिटिव डेविएशन हो जाएगा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो ये दोनों दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे ये एक क्वेरी है, लाइक कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, शायद मैंने जेई वाला क्वेश्चन उठा लिया, तो ये बी एंड सी दोनों आंसर हो सकते हैं, ठीक है। कम टू क्वेश्चन नंबर 17। देखो कहाँ दिमाग लग रहा है, कभी कभी गलती को भी आप, गलती तो नहीं मैंने मल्टी आंसर को भी आप प्रेडिक्ट कर पाते हो, प्रेडिक्ट करना जरूरी है। आपका आंसर सही हो सकता है, गलत हो सकता है, दैट डजंट मैटर, बट कैन यू डिफाइन, कैन यू अप्रोच द आंसर, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। क्वेश्चन नंबर 17 यार, ये डायग्राम खुद ही देख लो। टू बिकर्स, मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ बट आप आराम से बता सकते हो क्या क्वेश्चन क्या दिया है, वो इम्पोर्टेंट है। Two beakers capacity 500 ml were taken. One of the beaker labeled as A, okay, A pure water, is filled with 400 ml water, whereas beaker B is filled with 400 ml of 2 molar solution। भाई कितना स्टोरी लिखा है, ये सोडियम क्लोराइड 2 मोलर सोडियम क्लोराइड है और ये सिंपल प्योर वाटर है। एट द सेम टेम्परेचर बोथ beakers are placed in closed containers of same material, then capacity, देखो दोनों को सेम ही जगह पे रखा गया है ऐसे। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे,
क्वेश्चन पूछा जा रहा है एट द गिवन टेम्परेचर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एंड NaCl सॉल्यूशन। सिंपल होगा मेरे हिसाब से, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर, the vapor pressure in container A is more than that of container B. Container A contains pure water, container B contains NaCl. तो सॉल्यूशन केस में वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है, हाँ कि नहीं, क्या होता है उसको, डिक्रीजिंग वेपर प्रेशर, और उसको क्या बोलते हैं हम, राउल्ट लॉ के हिसाब से। तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा सॉल्यूशन पार्टिकल में, तो सॉल्वेंट में कुछ नहीं होगा। तो ये जो पहला का पॉइंट है इज मोर, दैट इज करेक्ट। लेट्स सी, गो फॉर क्वेश्चन नंबर बी। वेपर प्रेशर कंटेनर इज लेस, ये गलत हो गया। वेपर प्रेशर ऑफ इक्वल भी नहीं होंगे। वेपर प्रेशर ऑफ बी इज ट्वाइस द वेपर प्रेशर ऑफ कंटेनर ए, ना, वेपर प्रेशर कम होगा, ट्वाइस तो नहीं होगा, हाफ हो जाएगा। वी कैन से लाइक, अगर आई वैल्यू दिखे तो वाटर के केस में आई वैल्यू 1 होगा और सोडियम क्लोराइड में तो 2 होगा। तो ये क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर आधा हो सकता है बट डबल तो नहीं होगा। किसका, सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, ट्वाइस होगा, मेल्टिंग पॉइंट ट्वाइस होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर ट्वाइस होगा, वेपर प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर कम होता है ना, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो जाता है। ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चन है ना, मैं बोला था ना 5 से 17 18 तक आपको क्वेश्चन महंगा पड़ेगा। चलो 18 नंबर क्वेश्चन सिंपल सा है, खुद बताओ। फॉर ए बाइनरी सोल्यूशन द वेरिएशन इन टोटल वेपर प्रेशर वर्सेस कंपोजिशन of solution is given by which curves? Binary solution, ideal solution by the way, the variation in total vapor pressure versus composition, vapor pressure versus composition, खुद बताओ, 5 सेकंड देता हूँ। ये ABC में नहीं लिखा है, II दिया है। सिंपल सा, अब देख लो, आइडियल सोल्यूशन है, कोई डेफिनेशन नहीं दिखाएगा, कुछ नहीं, और वेपर प्रेशर का केस पूछा है बाइनरी, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कर्व विल बी करेक्ट? ऑप्शन है सिंपल। हाँ, मैंने मार्कर वहीं पे रखा था बाय द वे। जब भी तुम्हारा क्या बढ़ेगा, आइडियल सोल्यूशन है ना, धीरे धीरे बॉईल करते जाएंगे, जो आप ये बढ़ाएंगे तो सोल्यूशन आइडियल है, लिक्विड प्लस सॉल्वेंट, दोनों सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ऐड करते जा रहे हो, तो जितना ऐड होता जाएगा वेपर प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, बिकॉज बोथ आर लिक्विड्स। अगर उसमें सॉल्यूट सॉलिड हो जाता, तो सॉलिड अगर हो गया सॉल्यूट, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, तो ये यहाँ पे IV आंसर हो जाता। अगर ये बाइनरी लिक्विड सोल्यूशन बोला जाएगा, तो ये तो दोनों लिक्विड ही लिखा है, तो लिक्विड सोल्यूशन मैंने लिक्विड प्लस लिक्विड दे दिया है। ठीक है, तो ये हो गया आंसर I, ये हो गया, ये तीनों हो गए रॉन्ग। ओके, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 19। तो लेट्स सी, लास्ट 2 क्वेश्चंस ओनली रिमेनिंग। ओके, फटाफट करते हैं। वेंटर फैक्टर I इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। चलो, I का तो ऐसे 3 एक्सप्रेशन तो इम्पोर्टेंट है ही, एक नॉर्मल मोलर मास बाई अबनॉर्मल मोलर मास, और एक नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन बाई बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, और एक सॉरी, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये तीनों फॉर्मूलाज हैं बाय द वे, मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया। इनमें से दिखना है कि क्या क्या है। करेक्ट पेयर पूछा है, तो दोनों करेक्ट होंगे, दोनों या कोई ना कोई करेक्ट होगा। पेयर पूछा मतलब दोनों करेक्ट होंगे। चलो ठीक है, नॉर्मल मोलर मास ये तो सही है, बाय अबनॉर्मल मोलर मास करेक्ट है, अबनॉर्मल बाई नॉर्मल तो है ही नहीं। ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय कैलकुलेटेड ये सही है, बट कैलकुलेटेड बाय ऑब्जर्व नहीं होता, क्योंकि कैलकुलेशन कुछ आता है जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, वहाँ पे कुछ डबल या हाफ आ जाता है, वो इसीलिए तो हेंटर फैक्टर फेमस हुआ, क्योंकि जो हम कैलकुलेट करते थे थियोरेटिकली, एक्सपेरिमेंट में अलग हो गया। 2000 आयोनिक पार्टिकल्स और लाइक सोडियम क्लोराइड पोटेशियम क्लोराइड, यहाँ पे क्या हुआ, आई वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से उनका सब कुछ चेंज हो गया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे I एंड डबल आई ट्रिपल आई, तो I ट्रिपल आई कहाँ पे, ऑप्शन बी। ठीक है, तो दैट्स द करेक्ट पेयर। द कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 20, KH वैल्यूज ऑफ, सिंपल यार, ये अगेन यू कैन फाइंड आउट इट, बट इंपॉर्टेंट है ही, सब बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। KH वैल्यूज ऑफ आर्गन, CO2, फॉर्मिक एसिड एंड मीथेन are like this, 40 point this. Wow, arrange these gases in order of their increasing solubility, solubility के हिसाब से अरेंज करना होगा। आपको पता है मैंने अभी भी बोला था, तो पार्शियल प्रेशर इक्वल टू और सॉल्युबिलिटी इक्वल टू KHX, तो जो KH है ना, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, तो जितना सॉल्युबल होगा बेसिकली, ठीक है,
जितना सॉल्युबिलिटी होगा वो केएच वैल्यू ज़्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगा। तो बेसिकली केएच वैल्यू किसका ज़्यादा है, आर्गन का ऑफ कोर्स। CO2 का नहीं है, उसके सेकेंड वैल्यू में आता है ये, थर्ड में आता है ये, लास्ट में सबसे केएच वैल्यू कम होगा ना 1.83 इंटू 10⁻⁵, ये किसका है, फॉर्मिक एसिड का। तो सबसे ज़्यादा फॉर्मिक एसिड, तो लास्ट में फॉर्मिक एसिड कहाँ है, ये हाईएस्ट होगा। सॉल्युबिलिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर दिया है, मतलब छोटे से बड़े तक जाएंगे, छोटा सॉल्युबिलिटी से हायर सॉल्युबिलिटी तक मूव करेंगे। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, आई होप। या आर्गन, देन उसके बाद CO2 सही है, इसके बाद मिथेन, हाँ ठीक है ना। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑल दीज आर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलो मैं ईयर मेंशन नहीं किया हूँ, बट ऑल दीज आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इतना क्वेश्चन कर लिया ना तो आप सोचो कि सोल्यूशन पार्ट का आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कवर कर लियो। हाँ, इस यह नहीं कि यही क्वेश्चन आएगा, बट इसके जैसा क्वेश्चन आएगा, कभी कभी रिपीट भी हो जाते हैं, ठीक है। तो अब तक क्वेश्चन आंसर होगा, आई होप यू माइट हैव एंजॉयड इट। तो आप देखे होंगे आपका कितना करेक्शन हुआ, कमेंट में लिखना कितना करेक्ट आया। बीच में जो डुअल आंसर आ गया था वो भी थोड़ा सरप्राइजिंग था, बट एनीवे दीज आर द थिंग्स। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। जो नेक्स्ट है ना, अगर आप MCQ खत्म कर दिए तो मैं आपको एयर क्वेश्चन दिखाऊंगा, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन भी कराऊंगा। उसके आगे फिर आ जाएगा तुम्हारा 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर, पूरा का पूरा क्वेश्चन मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आपको पूरा दिखाऊंगा। तो ये क्वेश्चन अगर इतना हो गया तो आगे जाके असर्शन रीजनिंग देखना है आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच। लेट्स लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज।